अभी तक अपन ने फ्रांस की क्रांति देख ली थी। अब हम फ्रांस के बाद में देख रहे हैं कि आखिर में फ्रांस की स्थिति क्या है क्रांति के बाद में। अपना जो आज का मेन टॉपिक है वो नेपोलियन का युग है, और हमको देखना है कि कैसे एक व्यक्ति के नाम पे पूरे युग का नाम पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि आखिर में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसके बाद में फ्रांस की स्थिति क्या है। चलिए देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखिए। जैसे ही फ्रांस में क्रांति हुई तो मैंने आपको अंतिम दौर का बताया था कि क्या चल रहा था वहां पे। तो वहां पे एक काल आया जिसमें लगातार हत्याएं हुई, जिसको हम खौफ का काल बोलते थे, डर का काल। उसके बाद में फिर जो काल आया उसमें क्या होता है कि उसमें शांति का काल आ जाता है, और शांति का काल में जो प्रशासनिक भूमिका जो लोग निभाते हैं तो वो लोग कौन रहते हैं? निर्देश मंडल। ये कौन? प्रशासनिक प्रधान हो जाते हैं निर्देश मंडल। हम देख रहे हैं कि आखिर में नेपोलियन आ कैसे रहा है। नेपोलियन से पहले फ्रांस की राजनीतिक दशा क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो क्या हो रहा है? निर्देश मंडल क्या है? शासन कर रहा है फ्रांस पे। जब ये निर्देश मंडल शासन कर रहा है फ्रांस पे तो कुछ कमियां हैं इस निर्देश मंडल में। जैसे कि इसको ज्यादातर लोगों ने नहीं चुना है। जो सत्तारूढ़ दल था उस समय, उन्होंने अपने मेन लोगों को बिठा दिया और इस निर्देश मंडल की स्थापना कर दी। ये निर्देश मंडल 1795 से 99 तक रहेगा। 99 में कौन आ जाएगा? नेपोलियन आ जाएगा। बहरहाल क्या हो रहा है, एक तो इन निर्देश मंडल के लोग अयोग्य हैं। अयोग्य कैसे हैं? कि लोगों ने अपने परिवार वालों को बिठा दिया। जो सत्ता में लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को तय करा कि यार ये अपना वाला है, अपनी बात मानता है तो इसको आके बिठाओ। ऐसे करके ये लोग अयोग्य हैं, ये अति भ्रष्ट हैं। इनको समझ में आया कि यार जो पैसा है फ्रांस के पास में बचा हुआ पैसा, फ्रांस के लोग कंगाली में जी रहे हैं, उनके पास में खाने को कुछ नहीं है, पर जो बचा हुआ धन है फ्रांस का, कुछ समय रहना है तो क्यों ना उसको भी लूटा जाए। तो निर्देश मंडल लूटपाट भी कर रहे हैं, अति भ्रष्ट है। पर सबसे बड़ी जो समस्या है, मैंने जब आपको फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी तो मैंने एक चीज बताई थी। फ्रांस की क्रांति किनके खिलाफ थी? तो राजतंत्र के खिलाफ थी। राजा को गिलोटिन दे दिया था, राजा और रानी को, दोनों को हत्या कर दी गई थी दोनों की। पर ये जो निर्देश मंडल है वो फिर से राजतंत्र की स्थापना करना चाह रहे हैं। कई लोग निर्देश मंडल में ऐसे जो आपस में चुपचाप बातें किया करते हैं, और बातें ऐसी होती है कि कैसे भी अपन वापस से राजा को ले आते हैं, अपन उसके मंत्री बन जाएंगे और फिर से राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो फ्रांस के लोग हैं वो इन निर्देश मंडल का विरोध करेंगे, सीधी सी बात है। तो अपन देखते हैं कि निर्देश मंडल का कैसे विरोध होगा। ये बैकग्राउंड है, स्थिति है। और देखिए कि अभी निर्देश मंडल के रहते हुए क्या क्या हो रहा है। अपन निर्देश मंडल की विदेश नीति देखते हैं कि निर्देश मंडल की विदेश नीति कैसे चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे इन लोगों ने राजा को हटाया, और राजा को हटने के बाद में क्या करा, तो एक गुट बना था इनके खिलाफ। जो आसपास के राज्य थे जो डर गए थे कि यार ऐसा नहीं हो जाए कि क्रांति हम तक फैल जाए, और जैसी क्रांति हम तक फैलेगी तो हम भी तो राजा हैं। हमारी जनता भी तो हमसे पूछती है ना कि यार आखिर में राजा को क्या अधिकार है कि वो राजा बना, किसने उसको अधिकार दिया राजा बनने का? राजा का बेटा राजा ही क्यों होता है, हमारा बेटा राजा क्यों नहीं हो सकता कभी? तो ये भी प्रश्न लोगों के दिमाग में उठे फ्रांस में, तो आसपास के देशों में भी उठेंगे। आसपास के देशों में उठेंगे तो वहां पे भी क्रांति फैलेगी। उस क्रांति के डर से फ्रांस के खिलाफ एक और गुट बन रहा है। और गुट बनाने वाले देश कौन है? ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, इटली, प्रशा और रूस। यहाँ पे सब में राजतंत्र है, सब में राजा बैठे हुए हैं, शासक। वो राजा कभी बर्दाश्त करेंगे क्या कि हमारे पड़ोस में कोई लोकतांत्रिक देश आ जाए? तो सीधी सी बात है, इन लोगों ने सबने मिलकर विरोध करा है, फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान करा है, और ये सब मिलकर लड़ रहे हैं। ये क्या हो गया? आपकी पृष्ठभूमि हो गई। मैंने आपको बता दिया कि कैसे निर्देश मंडल का शासन है। निर्देश मंडल पूरा खोखला हो चुका है, साथ ही साथ उसकी जो विदेश नीति है वो भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसके खिलाफ एक द्वितीय गुट बन गया है और ये सब देश इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो फ्रांस की स्थिति बहुत चरमरा रही है। फ्रांस देश जैसा बनने वाला नहीं है। अभी स्थितियों को देख के लगता है कि शायद फ्रांस के टुकड़े ना हो जाएं। अब ऐसे में एक व्यक्ति का उत्कर्ष हो रहा है जिसके नाम पे पूरे युग का नाम पड़ जाएगा। जब तक वो जीवित रहा
उसने यूरोप को रौंद के रख दिया, पूरे विश्व में उसने अपनी कीर्ति करी है। मतलब शायद विश्व में अगर महानतम योद्धाओं के नाम हो तो भारत से तो बाजीराव पेशवा का नाम जाएगा, पर यूरोप से अगर किसी का नाम देना हो तो सिकंदर के बाद में अगर किसी का नाम आएगा तो नेपोलियन का नाम आएगा। बहुत महान शासक। अपन देखते हैं कि नेपोलियन का उदय कैसे हो रहा है, नेपोलियन का उत्कर्ष कैसे हो रहा है। जो नेपोलियन है उसका जन्म हो रहा है 15 अगस्त 1769। 15 अगस्त याद करने की जरूरत नहीं, हमारे लिए आजादी का वर्ष 15 अगस्त। कोर्सिया द्वीप में इसका जन्म हो रहा है। कोर्सिया द्वीप फ्रांस में एक द्वीप है पास में, वहां पे इसका जन्म हुआ। ये मूलतः इटली के थे। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपके जो पितृपक्ष है वो कहाँ से रहा है पहले, बहुत पहले आपका, अपने इधर बोलते हैं कि आपका ठिकाना क्या है, तो इनका जो ठिकाना है वो इटली है। मूलतः ये कहाँ के हैं, इटली के हैं, पर कहीं ना कहीं परिवार बाद में छोड़ के आ गया है। कहाँ पे, कोर्सिया में, फ्रांस में, तो यहाँ आके रह रहे। छोटा था ये, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांस की क्रांति इसने देखी थी। सामने बड़ी सी सेना खड़ी हुई थी और भीड़ आ रही थी, और इसने देखा था कि अगर मैं इसकी जगह होता, सेना की जगह, तो मैं गोलियां चलवा देता, राजा की जगह होता। पर फ्रांस का राजा गोलियां नहीं चलवाता है और उसके कारण उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। तो ये सब उसने देखा था, वो बचपन से ये सब चीजें देखता आया था। थोड़ा बड़ा हुआ तो सैनिक अधिकारी बन गया, धीरे धीरे और बड़ा अधिकारी बना। तो अधिकारियों की मीटिंग होती है, देखते हैं अपन लोग कि अगर एक जैसी जॉब रहती है तो उन लोगों के आपस में मिलना जुलना होता है, पार्टीज वगैरह होती है, किसी की बर्थडे पार्टी मनाएंगे साथ में, तो किसी की शादी का सेलिब्रेशन करेंगे। ऐसी स्थिति में एक बार नेपोलियन किसी पार्टी में रहा होगा, तो वहां पे अपने ही अधिकारी की एक जो पत्नी थी उससे उसका मिलना हुआ। ये आपको यहाँ नजर आ रही है, इनका नाम है जोसेफिन। ये आपको नेपोलियन यहाँ नजर आ रहा है, ये नेपोलियन है। नेपोलियन कहते हैं कि लगभग 40 से अधिक युद्ध लड़ा, 40 से अधिक युद्ध जीता। शुरुआत के युद्ध, आखिरी के युद्ध जरूर हारा था वो, पर अगर कोई सा पहला युद्ध हारा, अगर मेरी नजरों में देखा जाए तो इसके सामने हार गया, जोसेफिन के साथ में। क्या जो अगर पहला युद्ध अगर कहीं हारा है तो जोसेफिन के सामने हारा है। ऐसा हुआ कि इसने उसको देखा, जोसेफिन को, नेपोलियन ने, और फिर इसका होके रह गया। इसका ऐसा हुआ है कि इसके बाद में इसको कुछ नजर नहीं आया, और कहते हैं ना अंधा प्यार। जोसेफिन ने इसको कई बार धोखा दिया, पर इसका प्यार जोसेफिन के लिए इतना अंधा था कि इसको कभी कुछ समझ में नहीं आया, बस उसका ही बन के रहा और मरते दम तक उसका ही रहा। देश का भी बाद में रहा, सेनापति बाद में रहा, योद्धा बाद में रहा, पर सबसे पहले किसका रहा, जोसेफिन का रहा। बहरहाल अपन देखेंगे, इसकी प्रेम कथा भी देखेंगे। इनकी प्रेम कथा जैसे अपने यहाँ पे कई महापुरुषों की प्रेम कथा फेमस है ना, वैसे इनके यहाँ पे यूरोप में इसकी प्रेम कथा बड़ी फेमस है। ये बड़ा अच्छा गिफ्ट देता है, ऐसे झरोके जैसा, तो प्रपोज करते टाइम पे जोसेफिन को, और जोसेफिन इसको रिटर्न गिफ्ट में एक ऐसे गले में पहनते ना चेन, और उसमें एक पेंडल रहता है पहनने का, वो देती है, और उसमें बहुत गहरी बात लिखी रहती है। जब वो आखिरी में खोलता है इसकी मौत के बाद में, जोसेफिन की मौत के बाद में, तो उस पर लिखा रहता है नियति, क्योंकि नियति इसको बाद में बिछड़ेगी, अलग अलग करेगी और नेपोलियन की मौत का कारण बनेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है इसके जीवन के बारे में। इस समय जन्म हुआ, यहाँ एक खूबसूरत महिला मिली इसको, जिससे इसको प्रेम हो गया। खूबसूरती भी आंखों में होती है, राइट। किसको कौन खूबसूरत लगता है, किसको कौन लगता है, वो व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन नेपोलियन के कुछ युद्ध देख लेते हैं कि इसका चरमोत्कर्ष कैसे हो रहा है, इसका उदय कैसे हो रहा है। नेपोलियन का विदेश नीति आ गई, साम्राज्य का विनाश भी आ गया, और वाटरलू का युद्ध आ गया। थोड़ा सा नीचे, हाँ ये देखिए, हम देख रहे हैं कि आखिर में नेपोलियन इतना आगे बढ़ा तो बढ़ा कैसे, एक साधारण सा व्यक्ति शासक के रूप में कैसे उभर के आ गया। हमने देखा प्रेम कहानी तक ठीक था, अपन भी देखते हैं गलत होते हुए, तो अपने भी दिमाग में आता है कि यार मैं होता तो ऐसा कर लेता। पर नेपोलियन में ऐसा क्या था जो उसको साम्राज्य सम्राट तक बना के ले गया। ऐसा हुआ कि जब फ्रांस में
सत्ता पे जो लोग बैठे हुए थे वो ढंग से शासन नहीं कर पा रहे थे, तब सैन्य सत्ता किसके हाथ में थी? तो नेपोलियन के हाथ में थी। नेपोलियन को सेनापति बना के इटली के अभियान के लिए भेजा था। इटली यहाँ पे, ये इटली है और ये फ्रांस है, समझ में आ रहा होगा, पास पास में है। इटली पे उस समय ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का शासन था और ये जो एम्पायर था वो फ्रांस के खिलाफ लड़ रहा था। मैंने आपको गुट बताए थे, तो गुटों में मैंने आपको बताया था कि इटली किसके खिलाफ लड़ रहा है? फ्रांस के खिलाफ। इटली में कई सारी सेनाएं थी बचाने के लिए इटली को, जिसमें इंग्लैंड की सेना मुख्य थी, क्योंकि सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा था वो किसका था? इंग्लैंड की सेना का था। समझ में आ रहा है? उस बेड़े को हराने के लिए ये जो योजना रचेगा वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन के आई। इसने इटली के शहर में जो किला बना हुआ है उसमें बड़ी बड़ी तोपें थी, उन तोपों पे कब्जा करेगा। और तोपें भी किसकी थी? इंग्लैंड की तोपें। इंग्लैंड की बड़ी बड़ी तोपों से जो दूर तक निशाना लगा सकती है, उन्हीं तोपों का इस्तेमाल करके इसने इंग्लैंड के जहाज डुबाए हैं। बड़ा अच्छा योगदान था इसका। ये इटली को जीतेगा, इटली पे हमला करा, इटली में इंग्लैंड के जहाज डुबाए, इंग्लैंड के जहाजों को डुबाया, इटली को जीता। इटली को जीतने के बाद में वहां का जो धन था, अथाह धन, वो लूट के कहाँ लेके जाएगा? निर्देश मंडल के पास में। और मैंने आप लोगों को बताया निर्देश मंडल कौन है? भ्रष्टाचारी है। जैसे उनका धन आया होगा तो उन्होंने इसका उपयोग जनता के लिए किया होगा क्या? नहीं करा। उन्होंने इसका उपयोग करा क्या? कहाँ करा? तो आपस में बांटने में करा। बंदर बांट, बंदर आपस में बांटते ना छीना छपटी, वैसे हो गया। पर सब निर्देश मंडल किससे खुश थे? तो नेपोलियन से। बड़ी खुशी हुई, मजा आ गया कि यार ये सेनापति कैसा है जो सामान लेके आ रहा है, खूब सामान लेके आया। एक और कहानी भी है। वो कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो इटली है, इटली और फ्रांस के बीच में एक पर्वतमाला पड़ती है जिसको एल्प्स बोलते हैं। एल्प्स या अल्पस पर्वतमाला नाम है पर्वतमाला का, एल्प्स या अल्पस। अल्पस पर्वतमाला या एल्प्स बोलते हैं, एल्प्स या अल्पस पर्वतमाला। जब इसकी सेनाएं जाएगी इटली पर हमला करने के लिए, बहुत बहुत फेमस कहानी है। तो इसके सैनिक पूछते हैं कि एल्प्स पर्वत कब आएगा, हमको डर लग रहा है। तो बोलता डर किस बात का? तो इसके सैनिक बोलते हैं कि सिकंदर के बाद में आज तक एल्प्स को किसी सेना ने पार नहीं करा। सिकंदर को जानते हैं ना? एलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, जिसने भारत पे भी आक्रमण करा था, जिसको पोरस ने हराया था। उसके बाद में आज तक किसी यूरोपियन सेना ने एल्प्स को पार नहीं करा। इसके सैनिक बड़े डरे हुए थे नेपोलियन के। तो नेपोलियन आगे जाता जाता इसके सैनिक पूछते कि ये पहाड़ी है क्या एल्प्स? तो ये मना कर देता नहीं। फिर एक और ऊंचा पर्वत आया तो इसके सैनिकों ने पूछा अच्छा ये एल्प्स है क्या? तो इसने मना कर दिया ये नहीं है, वो तो बहुत ऊंचा है, अभी आएगा नजर आएगा। इसके सैनिकों ने वो पहाड़ी पार कर ली। फिर इसके सैनिकों ने पूछा अच्छा ये वाला है क्या एल्प्स? ये तो बहुत ऊंचा लग रहा है। तो ये बोला नेपोलियन ये भी नहीं है एल्प्स, अभी तो और आगे आएगा। ऐसे करके वो सारी पहाड़ियां पार करवा के आगे निकल गया। फिर उसके सैनिकों ने पूछा नेपोलियन से कि आखिर में एल्प्स आने वाला कब है, पर्वतमाला कब आएगी? तो नेपोलियन बोलता है कि वो जब पार करी ना वो एल्प्स था। अगर मैं तुमको बता देता और तुम्हारे मन में पहले तुमने मान रखा है कि ये पार हो ही नहीं सकता, तो कभी कर पाते क्या? नहीं कर पाते, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। वो जो अभी पार करी है वो एल्प्स पर्वतमाला थी। तो बड़े सैनिक खुश हुए, बड़ी वीरता से लड़े। और मैंने बताया आप लोगों को ये इटली की विजय करते हैं, अथाह धन कहाँ लेके जाएंगे? फ्रांस में। फ्रांस का निर्देश मंडल बहुत खुश है इससे, वहां के लोग बहुत खुश हैं, जनता बहुत ज्यादा खुश है। इसको ऐसे घोड़े पे बता रहे हैं कि कैसे एल्प्स पर्वत को पार कर रहा है घोड़े पे चढ़ते हुए। असलियत में पर्वतों पे जाने के लिए घोड़े का उपयोग नहीं हो सकता है, काय का उपयोग होता है? खच्चर का। पर इसको कैसे दिखाया है वहां के अखबारों ने कि एक हमारा सेनापति है जो घोड़े पे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसको अगले अभियान के लिए भेजते हैं, इसको बड़ा अधिकारी बना देते हैं सेना का, और इसको बोलते हैं कि ठीक है अब आपका अगला अभियान जो रहेगा वो कहां का रहेगा? तो मिस्र का अभियान रहेगा। मिस्र का अभियान। मिस्र नहीं होता ना, मिस्र होता ना, श्री वाला। मिस्र का अभियान, मिस्र का अभियान।
अगर आपको मिस्र का अभियान समझना हो तो आपको कुछ चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, फ्रांस के खिलाफ बहुत सारी सेनाएं लड़ रही है, और जो सबसे ताकतवर है वो इंग्लैंड की सेना है। इंग्लैंड की अगर ताकत खत्म करनी हो तो आपको क्या करना है, इंग्लैंड से भारत का रास्ता रोक दो। ये भारत है, ये इंग्लैंड है। अगर आपको इसको खोखला करना हो इंग्लैंड को, सारा पैसा कहां से लेके जाते थे, भारत से। सारा लूटपाट करके यहां से लेके जाते थे, सैनिक यहां से लेके जा रहे थे, अनाज यहां से लेके जा रहे थे। सारी ताकत की का कोर क्या था, तो क्या था, भारत। यहां से सारा सामान यहां जाता था, तो इनके किसी चीज की कमी नहीं होती थी। यहां पे एक पास है जाने का, यहां पे भी एक पास है, मतलब एक जगह है जहां से स्ट्रीट से, यह सब समुद्र है, यह सब क्या है, समुद्र है। तो ये चीज नेपोलियन को समझ में आती थी। नेपोलियन ने बोला कि अगर मेरे को इनको हराना है, सामने वाले देशों को, इस गुट को हराना है, तो मेरे को हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसको हराना जरूरी है, तो मुझे इंग्लैंड को हराना जरूरी है। और अगर इंग्लैंड को हराना है तो सबसे अच्छा इसका तरीका यह है कि उसके भारत से रास्ते काट दिए जाएं। भारत से रास्ता अगर काटना है तो एक चौक पॉइंट है जो मिस्र है, वहां पे कब्जा कर लो। अगर ये जहाज आगे ही नहीं बढ़ पाएगा तो निकलेंगे कैसे। इतना लंबा रास्ता तो लेगा नहीं जाने के लिए, जाना इसको यहां से ही, जल्दी सामान चाहिए। तो मिस्र को चौक पॉइंट बनाया इसने, बोला मिस्र पे कब्जा करेंगे, इसलिए अभियान कहां का कर रहा है, मिस्र का। मिस्र का अभियान है, आ रहा है आपको समझ में। ये मिस्र का अभियान करेगा, और मिस्र के अभियान में इसकी सेनाएं जाएगी, बहुत वीरता से लड़ेगी। मिस्र के पिरामिड देखे हैं आपने, ऐसे बड़े से पिरामिड बने हुए रहते हैं, ऐसे ऐसे देखा होगा कुछ कुछ, देखे ऐसे, ये ऐसे पिरामिड बने हुए वहां। उनको खोदेंगे, वहां से मम्मियां निकालेंगे। मिस्र में मना ही थी कि मम्मी नहीं निकाल सकते, पाप लगेगा, पर ये जाएगा, इसको बड़ा शौक है इन सब कामों का, तो ये जाएगा और यहाँ से मम्मियां निकालेगा। बहुत सारी खोज करेगा, कई सारे स्कल्पचर वगैरह ये लेके जाएंगे अपने साथ में, कहाँ पे, तो फ्रांस लेके जाएंगे। इसका बहुत बड़ा योगदान है कि मिस्र की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता की लिपि की खोज ये लोग ही करेंगे, क्योंकि ये लोग वहां से लिपियां भी लेके गए थे। तो कुछ ना कुछ उसका योगदान भी रहा है। बहरहाल, जब ये मिस्र के अभियान पे था नेपोलियन, तो ये किसी भी अभियान में रहा हो, इटली का अभियान हो या मिस्र का अभियान हो, ये अपनी पत्नी को चिट्ठियां लिखा करता था, और अपनी पत्नी को जब भी संबोधित करता था तो प्यारी जोसेफिन बोला करता था कि मेरी प्यारी जोसेफिन। यहाँ पे भी जब इस अभियान में जा रहा है तो अपनी पत्नी को चिट्ठियां लिखता है कि मेरी प्यारी जोसेफिन, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैंने ये जंग जीत ली है, मेरे पास पूरी सेनाएं हैं, मेरे को पूरी आशा है कि मैं जीत के आऊँगा, आप कैसी हो, मेरे को लगता है कि आप अच्छी होगी, मुझको याद करती होगी। ऐसे करके लिखता था, पूरी भावनाएं निकालता था, बहुत प्यार करता था जोसेफिन से। तो जोसेफिन के साथ में एक समस्या थी कि जोसेफिन को वहां कोई और पसंद आ गया, पति थोड़ा सा बाहर है, तो ऐसे में किसी और के प्रति आकर्षण आना आम बात है, अच्छी नहीं है पर आम बात है। ऐसे में क्या होता है कि क्योंकि आकर्षण इसका किसी अन्य पुरुष पे आता है, और ये सेना का बड़ा अधिकारी है, इसने इटली की विजय करी है, तो फ्रांस के हर अखबार में जोसेफिन और उसकी आशिक की फोटो छपने लग जाती है। और फोटो कुछ ऐसी छपती है कि पति तो कहाँ युद्ध लड़ने के लिए गया देश के लिए, और पत्नी यहाँ पे उल्टे सीधे काम करते हुए दिखाती। तो एक गुप्तचर व्यवस्था भी होती है हर सेना में, हर राष्ट्र में। वो गुप्तचर व्यवस्था वाले नेपोलियन को आके बताते हैं, वो बार बार बताएंगे कि ये जो आपकी पत्नी है, या आपके पीठ पीछे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। नेपोलियन बार बार मानने से मना करता है। पुरुषों का बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव रहता है, एग्रेशन का रहता है, हक जताने का रहता है, ये उनका नेचर है। आप लोग जानवरों को देखें या इंसानों को देखें, पुरुषों का प्यार ऐसा नहीं रहता है कि वो जिससे प्यार करे महिला से, ये नेचर बता रहा हूं, आप इस नेचर को समझने की कोशिश करना तो आपको बिहेवियर समझ में आएगा।
पुरुषों का नेचर ऐसा नहीं है कि वो जिससे प्यार करे सिर्फ उसकी खुशी सोच ले, ये बिल्कुल झूठ है। अगर कोई यूं बोले ना पुरुष की यार बस मैं आपका भलाई के अलावा खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहता हूं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं अधूरापन। उसका जो नेचर है वो नेचर हक जताने का रहता। यहां समस्या नेपोलियन के साथ में ये है कि भले ही वो सामने वाला लड़का भी अगर उसको प्रेम भी करता हो, वो जोसेफिन से प्रेम करता है और लड़का भी उसको प्रेम करता हो, पर यहाँ पे उसको इस चीज की अखर रही है कि मेरा हक कोई और क्यों मार रहा है। राइट, वो तो मेरा हक था, मेरा अधिकार था उस पर। और जब अधिकार छीना जाता है तो अखड़ना लाजमी है। नेपोलियन को कुछ समझ में आना बंद हो जाता है। एक युद्ध हो रहा है, नील का युद्ध। नील नदी बहती है मिस्र से, बड़ी फेमस है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। उसके किनारे युद्ध होगा। फ्रांस की सेनाएं खड़ी हुई है एक तरफ इंग्लैंड की सेनाएं खड़ी हुई है। नेपोलियन के दिमाग में कौन चल रही है? जोसेफिन कि क्या कर रही होगी। 40,000 की सेना है इसके पास में, बहुत बुरी तरीके से हारता है। मैं फिर बता रहा हूं, कारण प्रेम का नहीं है, कारण अधिकार का है कि आपने मेरे को हक दिया था, वो किसी और को कैसे बांट सकता। इस अधिकार के हक ने, कारण ने इसको हार का मुंह दिखवाया। फिर भी इसके पास में एक बड़ी मात्रा में सेना बची हुई थी, पर जब बार बार इसके पास में बातें आई, इसने बार बार डिनाई करा कि मैं मान ही नहीं सकता हूं कि मेरी जोसेफिन ऐसा करेगी, मेरी प्यारी जोसेफिन। ये क्या करेगा? आधे अधूरे युद्ध में मिस्र को छोड़ के जाएगा। और ये क्या कर रहा है? मिस्र को छोड़ के वापस कहाँ जा रहा है? तो फ्रांस जा रहा है। अपन देखते हैं कि इसका उदय कैसे हो रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया? मैंने आप लोग क्या क्या बता दिया कि वहां पे व्यवस्था क्या है, निर्देश मंडल का कैसी व्यवस्था है, और इसका उदय कैसे हो रहा है। जब ये भागकर फ्रांस में जाएगा तो इसका फ्रांस में हीरो की तरह सम्मान होगा। इसको हारे हुए व्यक्ति की तरह देखेंगे ही नहीं, क्योंकि फ्रांस की जनता को पता ही नहीं है कि ये हार चुके हैं। उनको लगता है कि ये जीते होंगे, जबकि 40,000 में ज्यादातर सेना इनकी क्या होती है? मारी जाती है। मिस्र की युद्ध, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? आगे बढ़े, देखिए और अब इसका उदय कैसे हो रहा है। परिसंघ, रोमन साम्राज्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहां तक देख लिया था ना अपन ने। तृतीय गुट, वाटरलू का युद्ध, ये देखिए क्या हो रहा है कि 1799 को ये मिस्र को छोड़ के जाता है। इसके जाने की घटना भी बहुत सुंदर है। ये जाएगा, जोसेफिन कहीं और रहती है उसके प्रेमी के पास में, और इनके किले में जहां पे रहता है नेपोलियन, देखेगा कि पूछेगा जोसेफिन कहाँ है। इसके नौकर सब जानते हैं, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ होता है। वो शर्मा जाते हैं, बोलने से बचते हैं, पर फिर भी ये दबाव बनाता है कि मेरी जोसेफिन कहाँ है। तो बताते हैं कि जोसेफिन तो गई है मिलने के लिए। उसको बहुत दुख होता है कि जोसेफिन के सारे कपड़े, उसके गहने, जो भी सामान, साजो सामान रहता है, उठा के बाहर फेंक देता है महल से। कौन है तू? तेरा क्या लेना देना? आएगी, सामान लेके निकल जाएगी। जोसेफिन आती है, देखती है, फूट फूट के रोना चालू कर देती है। ये बात पता चलती है नेपोलियन को, तो नेपोलियन गेट के दरवाजे खोलता है। जोसेफिन आती है, इसके गले लग जाती है, दोनों बातचीत करते हैं। जोसेफिन से नेपोलियन बोलता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? आप तो बोलते थे बस मेरा ही अधिकार है, आपको मेरा अधिकार छीन लिया, मैं वहां युद्ध में था, आपने ऐसी ऐसी हरकतें करी, धोखा दिया मेरे को। वो रोती है, बोलती है आखिरी गलती है, आइंदा से नहीं होगा ऐसा। नेपोलियन बोलता है कि बोलो कि मेरे अलावा तुम्हारे लिए धरती में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। वो रोते रोते बोलती है कि हाँ, आपके अलावा मेरे लिए धरती पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। यही बात कुछ दिनों बाद जोसेफिन सामने वाले को, नेपोलियन को रुलवा के बुलवाती है। सोचने की बात है कि वो इतना ज्यादा बह गया है प्यार में कि गलती ना होने पे भी जोसेफिन, जो 2 दिन पहले रो के बोल रही थी, वो नेपोलियन को रुलवा के बुलवाती कि तू कुछ नहीं, असलियत में मैं हूं जो कुछ भी। और जो आदमी इटली को रोंद के आया है, जो मिस्र में भी जीत जाता अगर ऐसे घटनाएं नहीं होती,
वो रोते रोते कदमों में बैठ के बोलता है कि मैं तेरे अलावा कुछ भी नहीं हूं, तू है तो मैं हूं, अदरवाइज मेरी कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसको बोलते प्यार का अंधा हो जाना। बहरहाल समझ में आया। अब ये काउंसिल में जाएगा, ये क्या करेगा नेपोलियन कि जो निर्देश मंडल है उसके पास में जाएगा। निर्देश मंडल बड़ा खुश है, बोले कि यार आपका नाम है, आप ही ने हमको पैसा पहुंचवाया, हम बड़े खुश हैं। पर निर्देश मंडल में कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि निर्देश मंडल के लोग क्या चाहते हैं, वापस से राजशाही। जनता खिलाफ है राजशाही के। कुछ लोग मिलके, क्योंकि सेनापति है, सेना की कमांड किसके पास में है, नेपोलियन के पास में। सेना जो चाहे वो कर सकती है, राइट। आप खुद सोचो, किसी दिन सेना ने मान लिया, ठान लिया क्या आज से सत्ता हमारे पास में, कोई कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? जहाँ सेना जाती रोंद के रखती हो, पुलिस जैसी व्यवस्था नहीं होती है सेना की, ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि वो जो पुलिस वाले आए थे कोरोना के टाइम पे कि अंदर घुसो, घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। सेना का ऐसा नहीं होता है। सेना सिर्फ एक बार बोलती है घरों के बाहर मत आना। अगर घरों के बाहर आते तो वो शूट एट साइड कर देते, वहीं खत्म कर देते। सड़कों पे पुलिस की गाड़ियां निकलती, टैंक निकलते हैं सेना के, उनके सामने कौन पढ़ना चाहेगा? ऐसे में इसी जो अपन ने निर्देश मंडल देखा था, उसके कुछ लोग मिलके नेपोलियन से बातचीत करते हैं और नेपोलियन को बोलते हैं कि आपको काउंसिल बना देंगे, हेड बना देंगे। ऐसे करके हम 3 काउंसिल बनाएंगे। कितनी काउंसिल? 3। जिसमें से प्रथम काउंसिल किसको बनाएंगे? नेपोलियन को। और नेपोलियन को बताते भी हैं कि भैया यार यहाँ कुछ रखा करा नहीं है, ये लोग निर्देश मंडल पूरे देश को खत्म कर देंगे, आपको देश को बचाना हो तो काउंसिल बनना पड़ेगा। नेपोलियन तो वैसे ही विस्तारवादी व्यक्ति है, वो तो चाहता भी है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। मैंने समझाया था महत्वाकांक्षी के बारे में, जो कभी भी पर्याप्त नहीं होता है, उसको लगता है कि और चाहिए और चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, 1799 में नेपोलियन प्रथम काउंसिल बन जाएगा। प्रथम काउंसिल बनने के बाद में 1802 में वो क्या करेगा, जीवन भर के लिए प्रथम काउंसिल बन जाएगा। जीवन भर के लिए प्रथम काउंसिल का मतलब समझते हैं आप? इनडायरेक्टली राजा। अभी तक तो क्या हो रहा था, चुनाव हो रहा था। यहां पे 10 वर्ष के लिए बना था। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के। 10 वर्ष के बाद में चुनाव करवा लेना, जो योग्य व्यक्ति होगा प्रथम काउंसिल बनेगा। पर यहाँ 10 वर्ष तो हुए ही नहीं थे, 3 साल हुए। उसने बोला कि मैं जीवन भर के लिए प्रथम काउंसिल हूं। फिर 2 वर्ष होते हैं और ये बोलता है कि प्रथम काउंसिल होता क्या है, मैं तो सम्राट हूं यहाँ का, और सिर्फ मैं ही सम्राट नहीं हूं, मेरे आने वाले जो वंशज हैं वो भी यहाँ की क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई है फ्रांस में। समझ में आ रहा है? यहां पे इसका एक वक्तव्य है कि नेपोलियन ने समय कहा था कि मेरे को फ्रांस का मुकुट नाली में या सड़क पे पड़ा हुआ मिला और मैंने तलवार के नोक पे इसको उठा के अपने माथे पे रख लिया। जब इसको पोप ऐसे पहनाने के लिए आता है मुकुट, तो बोलता है दूर हट जा, यहां रख मुकुट, और अपने हाथों से खुद को मुकुट पहनाता है। इगोइस्टिक आदमी है, बहुत घमंड है इसको। करे भी इसने काम तो होना भी चाहिए घमंड, राइट? ऐसा व्यक्ति है ये, और 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर रहा है। जोसेफिन इसकी रानी है, इसके साथ साथ चलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या क्या परिवर्तन लेके आ रहा है हम वो देखते हैं। राजा बनने के बाद में क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे वो देखते हैं अपन। जीवन भर के लिए प्रथम काउंसिल बन गया है। वाटरलू का युद्ध, महाद्वीपीय व्यवस्था, ये देखिए। जैसे ही राजा बना, इसने कुछ बहुत बड़े बड़े प्रयास करे हैं जो विश्व के इतिहास में एक नाम बन गया है उन चीजों का। मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपको देख के आश्चर्य होगा कि यार ये स्टार्ट करने वाला ये व्यक्ति था क्या। बहुत थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये हारेगा आखिरी में, जब हम इसका अंत देखेंगे नेपोलियन का, तो इसके अंत में इससे पूछा जाएगा, ये बोलेगा कि मैंने 40 लड़ाइयां लड़ी, मैं 40 के 40 जीता था, पर जब मैं वाटरलू के युद्ध में हार गया तो जो 40 युद्धों का जो सम्मान था वो मिट्टी में मिल गया। आखिरी हार ने मेरा जितना सम्मान था युद्धों को लेके वो कायम मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। पर मेरी ये जो विधि संहिता है इसने मेरे को अमर कर दिया। विधि संहिता मतलब समझते हैं आप? सिविल कोड।
अपने लिए जो कानून बने होते हैं ना, जितने भी, कि आप ये अपराध करोगे तो इसकी सजा मिलेगी, ये अपराध करोगे तो ये सजा मिलेगी, कौन कितने वर्ष तक संपत्ति रख सकता है, जितनी भी चीजें होती है जो अपन सबको बराबरी बांटी गई है, जीने का अधिकार वगैरह वगैरह चीजें, ये कोड बनाने वाला कौन है? ये विधि संहिता। पहली बार यूरोप में विधि संहिता बना रहा है। कौन बना रहा है? नेपोलियन। इस विधि संहिता की कई खासियत है। ये समान है, निष्पक्ष है, कड़ी है, बस इसमें महिलाओं को अधिकार थोड़े कम दे रखे। एक इसमें कड़ापन बहुत ज्यादा है। इसी की नकल पूरा यूरोप करेगा। ये राष्ट्रीय बैंकों का निर्माण भी करेगा। आज अगर आप चाहो तो आपको भारत के किसी दक्षिणी कोने में अगर पैसे भेजने हो तो भेज सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो ना, भारत के किसी भी राज्य में। पहले ऐसा नहीं था। नेपोलियन से पहले अलग अलग राज्यों के अलग अलग बैंक थे, पर नेपोलियन ने बोला कि एक देश का एक ही बैंक होना चाहिए, और वो बैंक में जो भी व्यक्ति हो वो आपस में व्यापार कर सकते हैं, पैसों का लेन देन कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग करने वाला कौन है? नेपोलियन है। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा अभी है ना, आप जो पढ़ते हो, अगर जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पूरे देश में चलती है। एनसीईआरटी दक्षिण वाला पढ़ेगा, उत्तर वाला पढ़ेगा, सबकी बुक एक जैसी रहती है। और इसके पहले क्या था, जगह जगह के हिसाब से बुक्स चेंज हो जाती थी, पढ़ाई चेंज हो जाती थी। उस चीज को भी खत्म करने का काम कौन कर रहा है? नेपोलियन। लोक निर्माण कार्य करवा रहे। लोक निर्माण कार्य मतलब समझते हैं? सड़कें बनवाना, सराय बनवाना, पानी पीने के लिए चीजें बनवाना, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, बस स्टैंड बनवाना, रेलवे स्टेशन बनवाना, बिल्डिंग्स बनवाना सरकारी, खेलों के मैदान बनवाना। ये सब क्या होता है? लोक निर्माण के कार्य होते हैं। सार्वजनिक स्थल कुल मिला के वो सब बनाने की भी ये व्यवस्था कर रहा है। बहुत बड़ी चीज है। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया क्या क्या करता जा रहा है? इसकी विदेश नीति देख लेते हैं। विदेश नीति में क्या हो रहा है कि इसके रहते हुए तृतीय गुट का निर्माण हो रहा है। जिसे नेपोलियन शासक बना, तृतीय गुट का निर्माण हुआ। लोगों को पता चल गया था कि यार यहाँ शासक बन गया है। ये इनडायरेक्टली बोलता भी था कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र जैसा असलियत में कुछ था नहीं, ये तो खुद भी राजा ही था। तो इसके खिलाफ वापस से वही देश, कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड, ये रह गया, ये इंग्लैंड, इटली और ग्रीस, ये जो भी देश हैं आसपास के, है ना, और ऑस्ट्रिया, सर्बिया, ये सब आसपास के जो देश हैं उन सब ने मिलकर वापस गठबंधन करा। इसके खिलाफ फिर युद्ध लड़े। इसके खिलाफ ये सब मिलकर युद्ध लड़ेंगे। तो ये जितने देश दिख रहे हैं आपको, जितने देश, असलियत में फ्रांस कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, इतना सा। फ्रांस कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। ज्यादा बड़ा बता दिया है। फ्रांस कितना बड़ा है? सिर्फ इतना बड़ा। पर जब इसके खिलाफ ये सब युद्ध लड़ेंगे तो ये जितना बड़ा आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये सब फ्रांस बन जाएगा। पर और इसके अलावा भी जो जगह है, ये जो आपको जगह दिख रही है, वहां पे ही अपने परिवार वालों को बिठा देगा राजा बना के। ये रोंद के रख देगा ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर को, इतना बुरा रोंद के रखेगा। मैंने आपको जोसेफिन के बारे में बताया ना, जोसेफिन इसकी प्रेमिका तो थी, पर उसके साथ में एक समस्या थी। और समस्या कुछ ऐसी थी कि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। अब राजा को किसकी जरूरत होती है? पुत्र की। पुत्र के बिना संभव है क्या राज चलाना? तो इसके जो मंत्री हैं वो बोलते हैं कि आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। किससे करे? तो रानी से ही करेगा ना दूसरी शादी। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक बार इसके खिलाफ हमला करा था। हमले में ऑस्ट्रेलिया को इतना बुरा हराता है, ऑस्ट्रिया को इतना बुरा हराता है कि वहां के राजा को बोलता है कि अपनी बेटी की शादी करवा मेरे से। और जोसेफिन को क्या दे देगा? तलाक। जोसेफिन को एक तलाक देगा, पर उससे अभी मिलने के लिए जाया करता है, उसकी बड़ी चिंता करता है। इनका जब बच्चा होगा, इसके और ऑस्ट्रिया के राजकुमारी का, तो ये उस बच्चे को जोसेफिन के पास में लेके जाएगा कि तू पाल इसको। इतना प्रेम था। बहरहाल ये व्यवस्था समझ में आई। यहाँ पे इसका खुद का शासन है, यहाँ पे इसके परिवार वालों लोगों को इसने बिठा दिया शासन करने के लिए कि मैं तो हूँ ही सही, तुम लोग भी बैठो, शासन करो, ये पूरी सत्ता संभालेंगे।
यहाँ पे रोमन साम्राज्य का भी हुआ करता था। जब मैं जर्मनी का एकीकरण पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि यहाँ पे रोमन साम्राज्य था, यहाँ पे पोप की चलती थी, धार्मिक व्यवस्था मेन थी। जब नेपोलियन यहाँ आएगा तो 500 राज्य थे यहाँ पे, 500 अलग 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 बहुत अलग अलग राज्य बटे हुए थे 500। उन सबको खत्म करके 500 की जगह कितने कर देगा, तो 17 से 18, बस 500 से खत्म करके कितने कर दिए, 17 से 18। तो पहला पॉइंट लिखना कि रोमन साम्राज्य को खत्म कर रहा है। दूसरा है महाद्वीपीय व्यवस्था चलाई इसने। अब इसका एक ही मेन दुश्मन बचा है, उसका नाम क्या है, ब्रिटेन। इसने बोला कि ब्रिटेन को ताकत कहां से आ रही है, तो व्यापार से आ रही है। तो इसने बोला कि एक काम करते हैं, ये जितने भी आस पड़ोसी देश हैं जिन पे मैंने कब्जा करा है, जो मेरे समर्थक हैं, उन सबको बोला है कि आप अब इंग्लैंड से व्यापार नहीं करोगे। इंग्लैंड से व्यापार ही नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, उसके बाद पैसा जाएगा कैसे, सीधी सी बात। और पैसा जाएगा नहीं तो वैसे ही गरीब हो जाएगा वो देश, राइट। इसीलिए महाद्वीपीय व्यवस्था चलाएगा। कभी प्रश्न आए कि महाद्वीपीय व्यवस्था किसने चलाई थी, तो आप लोग बता सकते हैं किसने चलाई थी, नेपोलियन ने। और महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, तो जितने भी इसके सहयोगी देश थे उनको बोल रहा था कि इंग्लैंड से व्यापार नहीं करेंगे। जब ये व्यवस्था चली तो इंग्लैंड ने उसकी प्रतिक्रिया दी, और इंग्लैंड में क्या आ गया था, इस समय रेवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसने इतना माल पहुंचाया, इतने सस्ते माल बनाया कि इन देशों ने चाहते हुए भी इनके लोग नहीं माने और इन लोगों ने इस सामान को खरीदा। इसका एग्जाम्पल भारत में नजर आता है। अपन लोगों ने चीन से जब झगड़ा करा था गलवान में, अपने सैनिक मरे थे, तो अपन लोगों ने मन में ठाना था कि चीनी सामान नहीं लेंगे। पर चीन का सामान इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि अपने लोग चाहते हुए भी उसका सामान खरीदते हैं। आप खुद समझो कि ऑप्शन क्या है अपने पास में। अगर आप मोबाइल लेने के लिए जाओगे, सैमसंग के महंगे हैं, एप्पल के महंगे हैं, बचा क्या, रेडमी और जो भी है ना, ओप्पो वगैरह के, ये सब किसके हैं, चाइना की कंपनियां। वो बहुत सस्ते में बेचता है, तो आम जनता को वो चीज लेनी पड़ती है मजबूरी के रूप में। तो ऐसे ही यहाँ के देशों ने के लोगों ने चाहा तो सही कि इंग्लैंड से सामान ना ले, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है यहाँ, इन्होंने इतना सामान पहुंचाया, इतना सस्ता पहुंचाया कि यहाँ के लोगों को खरीदना पड़ा। और जो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब नेपोलियन एक और कदम चल रहा है। क्या हो रहा है नेपोलियन के साथ में, कि एक देश है स्पेन, यहां पे कहीं, ये स्पेन दिख रहा है, ये देश है स्पेन। ये कौन सा देश है, स्पेन। और इसके पास में एक देश है पुर्तगाल। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल के आपस में झगड़ा हो गया। जब स्पेन और पुर्तगाल आपस में लड़े, ये दोनों आपस में लड़े, तो स्पेन ने फोन लगाया किसको, नेपोलियन को। और नेपोलियन को फोन लगा के बोला कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या पुर्तगाल के खिलाफ। फिर से समझना, झगड़ा किन के बीच में है, पुर्तगाल के और स्पेन के बीच में, दोनों के बीच में झगड़ा है। स्पेन बोलेगा फ्रांस से कि आप मेरी पुर्तगाल के खिलाफ हेल्प कर सकते हो क्या। और फ्रांस में राजा नेपोलियन तो इंतजार कर ही रहा था कि यार इतना कब्जा तो कर ही लिया, यहां और करें। तो वो क्या करेगा, बोल देगा हाँ करता हूं। और ये दोनों मिलके किसको हरा देंगे, किसको हराएंगे, पुर्तगाल को। दोनों मिलके जब पुर्तगाल को हराएंगे तो स्पेन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, बहुत कमजोर। दोनों मिलके लड़े, फ्रांस ने हेल्प करी किसकी, स्पेन की, किसको हराने में, पुर्तगाल को हराने में। तो इस कारण स्पेन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। नेपोलियन के दिमाग में आया कि देखो पुर्तगाल तो हार ही गया है, अब बचा कौन है, स्पेन बचा है, क्यों ना इस पे भी कब्जा कर लिया जाए। थोड़ा सा और बचा है, इसमें मत बोल, ये खत्म करके ही चलेंगे। अभी क्या हो रहा टाइम, 2 बज रही है, आधे घंटे का भी नहीं, 15 मिनट का है। करते हैं खत्म, फिर चलते हैं ना, आराम से खाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये ट्रिगर्ड पॉइंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। तू आना मत अब, है ना।
ये समझ में आ गया? ये ट्रिगर्ड पॉइंट है, इस चीज को समझना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रांस ने धोखा दिया है किसको? स्पेन को। अब स्पेन के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रवाद का विकास हो गया है, राष्ट्रवाद का ऐसा विकास हुआ है कि वो लोग अब इसके खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। वहाँ के लोग अब धीरे धीरे फ्रांसीसियों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं, धीरे धीरे से इनको मारते हैं। उन्होंने कब्जा सहन नहीं करा है। ये जो लोग हैं स्पेन के, ये आज़ादी के पुजारी हैं, ये बोल रहे हैं कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। जैसे शिवाजी महाराज गोरिल्ला पद्धति से लड़ते थे, महाराणा प्रताप गोरिल्ला पद्धति से लड़ते थे, आते थे, मारते थे, भगते थे। वैसे कौन लड़ रहा है? स्पेन। किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ, क्योंकि फ्रांस ने क्या करा है? बिट्रे करा है, धोखा दिया है उसको। अब अपन इसका साम्राज्य का विनाश देखते हैं। साम्राज्य के विनाश का एक तो ये मेन कारण है, ध्यान रख लेना, ये स्पेन वाला जो मैटर बता रहा हूं ना मैं, कि पुर्तगाल के खिलाफ स्पेन ने हेल्प मांगी थी फ्रांस से। जब स्पेन और फ्रांस ने मिलके पुर्तगाल को हराया था, तो फ्रांस को लगा कि स्पेन भी कमजोर हो गया है, क्यों ना इस पे भी कब्जा कर लूं। तो इसने कब्जा करने की कोशिश करी। स्पेन के लोग स्वतंत्रता के पुजारी हैं, वहां पे नए नए गुट बन गए। उन गुटों ने क्या विरोध करा? फ्रांस। अब नेपोलियन का युग कैसे खत्म हो रहा है, नेपोलियन कैसे हार रहा है, वो देखते हैं। ये आपके सामने नेपोलियन खड़ा हुआ है, नेपोलियन। नेपोलियन अगर सबसे बड़ी भूल करेगा तो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी रूस पर आक्रमण। हुआ ऐसा था कि रूस का जो जार था, नया जार बना था, उसका नाम था एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर जो जार था वो बहुत युवा था। तो एक तो इसने थोड़ा अपशब्द बोल दिए थे उसको। अपशब्द तो ऐसे बोले थे कि दोनों बातचीत कर रहे थे, इन दोनों का बड़ा अच्छा संवाद है, एलेक्जेंडर और नेपोलियन का। नेपोलियन एलेक्जेंडर को बोलता है कि एक बात बताओ, तुमको पैसे और सम्मान में से क्या चाहिए? आप बताओ मेरे को, आपको पैसे और सम्मान में से क्या चाहिए? हाँ, एक चीज पूछ रहा हूं मैं, अगर पैसे और सम्मान में से एक चीज मिले तो क्या लोगे? सम्मान। ऐसे ही एलेक्जेंडर ने बोला कि सम्मान लूंगा पैसों की जगह। तो नेपोलियन बोलता है कि जो जिसके पास में नहीं रहता है वही चीज मांगता है। ये बड़ी बेइज्जती थी एलेक्जेंडर की। समझ में आ गया आपको? आपको पैसे मांगना चाहिए थे, सम्मान आपके खुद के पास में है नहीं क्या जो मांग रहे हो, ऐसा कहना था नेपोलियन का। ये चीज बात घर घर गई थी। फिर नेपोलियन ने एक बार पूछ भी लिया था कि तेरी बहनें कितनी बड़ी है, मेरे को शादी करनी थी, क्यों ना अपन रिश्ते में बन जाए। तो एलेक्जेंडर बोलता है कि एक की तो मेरी शादी तय कर रखी, दूसरी बहुत ज्यादा छोटी है। तो बोले कितनी छोटी है? ऐसी कुछ बातें करी थी इसने। फिर इन दोनों ने मिलकर तय करा था कि अपन दोनों हमला करेंगे। काय पे? तो ऑस्ट्रेलियो हंगेरियन एम्पायर पे करेंगे, आधा तू रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। और एलेक्जेंडर पलट गया। उसके दिमाग में दो तीन बातें थी, नया नया लड़का था, बहुत छोटा था एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर पलटा और उसने किसका साथ दिया? ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का। पर यहाँ पे कौन था सामने? नेपोलियन। नेपोलियन रोंद के रख दिया एम्पायर को। पर उसके दिमाग में क्या बैठी थी कि मेरे को धोखा किसने दिया है? रूस ने, जार एलेक्जेंडर ने। जार एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर ने धोखा दिया है। ये जाएगा और कहां हमला कर देगा? रूस पर। पर रूस पर हमला करना तो आसान है, अंदर घुसना भी आसान है, पर फिर वापस निकालना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताता हूं, मैप होगा नीचे, वर्ल्ड मैप यहीं कहीं था, ये रूस है। समझने की कोशिश करिएगा। आप हो चाहे नेपोलियन हो या हिटलर, दोनों ने एक जैसी गलतियां करी और दोनों फंस गए। समझना, यहां से इसने इतने क्षेत्र में पहले कब्जा कर रखा है। यहां तक कौन सा था? तो यहां से स्टार्ट हो जाता था रूस, यहां पे पहले रूस का ही कब्जा था। अभी जो आप देखते हो ना, क्रीमिया वगैरह का जो क्षेत्र है वो सब रूस में आता था, सर्बिया, क्रीमिया, ये सब। इसने हमला करा, अंदर घुसता गया, अंदर घुसता गया, अंदर घुसता गया। ये इंतजार कर रहा है कि कब सेना आएगी रूस की। इसको कोई सैनिक नहीं मिला, और अंदर घुसा और अंदर घुसा, इसको सैनिक नहीं मिला। ये जाता है
मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग देखता है। कहाँ? इनकी राजधानी क्या है रूस की? सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। यहां पे जाता है और उसको पूरा खाली पाता है। बोले कि काय का आदमी है तुम्हारा राजा? कहाँ है एलेक्जेंडर? भग गया क्या कायर साला? नेपोलियन को नहीं पता कि रूस की सर्दी क्या होती है। रूस की सर्दी विश्व में सबसे प्रख्यात है। दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? रूस में। ये लोग अंदर तो आ गए गर्मी के दिनों में, गर्मी के बाद में क्या आती है? बारिश। बारिश तक रुके, अब ये और आगे बढ़ना चाहते, इस बीच में क्या आ गई? सर्दी। अब इनके पास में खाने को कुछ नहीं। उसका कारण है, खाने को कुछ नहीं है क्योंकि जो ये सेंट पीटर्सबर्ग है, इसके आसपास का जितने भी खेत थे वो सब जला दिए जार ने जाने से पहले, कि तुम खाओगे क्या। अब ये फंस गए हैं, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। बड़ी भारी सेना लेके आए हैं, रूस के अंदर घुसे हुए हैं, बाहर कैसे निकले? ये वापस पलटते हैं और पलट के वापस आने की कोशिश करते हैं फ्रांस में। नेपोलियन वापस फ्रांस में आने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में इसके ज्यादातर सैनिक कैसे मारे जाएंगे? ठंड से। ठंड से मारे जाएंगे। साथ में वापस अब किसकी सेना आएगी? रूस की सेना आएगी, भगते हुए सैनिकों पे हमला करेगी। ऐसे करके इसकी सबसे बड़ी हार कौन सी थी? तो रूस पे हमले करने वाली हार थी। इसने रूस पे हमला करके बहुत बड़ी भारी मिस्टेक करी। तो देखते हैं, ऊपर रह गया ना, ये रूस पे आक्रमण, ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी, रूस पे आक्रमण। रूस पे आक्रमण ने इसकी सेना को लगभग नेस्तो नाबूद कर दिया। सेना को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। अब बाकी जो देश हैं फिर वापस तेज चलेंगे, फिर इकट्ठे होंगे। वो जो सैनिक इकट्ठे हुए, फिर से देश इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर से नेपोलियन पे आक्रमण करा इसी समय। इस बार रूस भी उनका साथ दे रहा है। रूस इधर से आ रहा है, रूस इस स्टेट से हमला कर रहा है, और इस स्टेट से कौन कर रहा है? तो ब्रिटेन हमला कर रहा है। इधर मैंने बताया, इधर स्पेन बैठा हुआ है, स्पेन इधर से हमला कर रहा है। इधर ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर है, वो इधर से हमला कर रहा है। यहाँ पे नेपोलियन फंस गया। इस युद्ध का नाम क्या था? राष्ट्रों का युद्ध या लिप्जिंग का युद्ध। इस युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी हार होगी नेपोलियन की। यह हार ऐसी थी कि उसने बता दिया उस समय कि आखिर में शासन किसका चलना है। नेपोलियन को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। नेपोलियन को भगना पड़ा। नेपोलियन को फ्रांस से भगना पड़ा। फ्रांस से भग के वो एक द्वीप पे जाके रहेगा कुछ समय तक। इस बीच में ये जो राष्ट्र हैं, इन लोगों ने मिलके वहां पे वापस राजशाही स्थापित कर दी फ्रांस में। और नेपोलियन ऐसी हार मानने वाला था क्या? जिंदा है वो, छुपा हुआ है, वो फिर से आएगा, और आएगा तो उसको सैनिक रोकेंगे, उसी के सेना वाले बोलेंगे आप कौन हो, अंदर कैसे आ रहे हो। बड़ी सी बटालियन रोक के हथियार लेके खड़ी रहती है उसके सामने। वो बोलती है आप कौन हो, अंदर कैसे आ रहे हो। तो याद दिलाता है कि तुम मेरे को भूल गए क्या? वो इटली याद है तुमको? वो एल्प्स पर्वतमाला याद है जो हम साथ में मिलकर चढ़े थे? तो उसके सैनिकों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले कि हमारे सम्राट, हाँ आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो आओ, भगाते हैं वापस उसको जो हमारे आपकी जगह बैठा हुआ है, उसको भगाएंगे, फिर से इसको राजा बनाएंगे नेपोलियन को, और ये आखिरी युद्ध लड़ेगा। पर उस आखिरी युद्ध से पहले मिलने के लिए जाना चाहेगा किससे? जोसेफिन से, मेरी प्यारी जोसेफिन। ये अभी भी चिट्ठियां ही लिखता है। ये हारा तब भी चिट्ठी लिख रहा था, इसने हमेशा चिट्ठी लिखी है, मेरी प्यारी जोसेफिन तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। और ये आता है तो इसको पता चलता है कि कुछ समय पहले जोसेफिन का क्या हो गया है? देहांत हो गया है। बड़ा दुख होता है, इसको लगता है कि शायद जीने का कारण ही चला गया है, पर फिर भी ताकत इकट्ठी करता है, हौसला इकट्ठा करता है और आखिरी युद्ध लड़ेगा। अच्छा, ये जब ये युद्ध हारा है ना, तो इसका राइन परिसंघ खत्म हो गया। राइन परिसंघ मतलब समझे, जिसने परिवार वालों को जगह बांटी थी ना, और परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया इसका। जो नेपोलियन अपने परिवार वालों को, जिन्होंने कभी कुछ मुंह नहीं देखा था किलों का महलों का, उनको राजा बनाया था, आज जब नेपोलियन हार रहा है तो परिसंघ ही खत्म हो गया। राइन परिसंघ मतलब अपने परिवार वाले जहां जहां शासन कर रहे थे वो सब खत्म हो गया। परिवार वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो नेपोलियन को जानते ही नहीं है, कौन नेपोलियन, कहाँ का नेपोलियन। ऐसी स्थिति बनी। बहरहाल यह आखिरी युद्ध होगा, वाटरलू का युद्ध। यह आखिरी युद्ध बेल्जियम में है, वाटरलू, यहाँ का युद्ध होगा। नेपोलियन बहुत छोटी सेना के साथ में गया था।
ब्रिटेन पूरी ताकत से लड़ेगा, ये सारे राष्ट्र पूरी ताकत से लड़ेंगे और नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ेगा। नेपोलियन को कैदी बनाया जाएगा और एक कैदी बना के, जो युद्ध हुआ था 18 जनवरी 1815 को हुआ था। नेपोलियन को बंदी बना के सेंट हेलेना द्वीप पे रखेंगे। सेंट हेलेना द्वीप है वो ब्रिटेन के पास में है, मतलब फ्रांस से उसको कहाँ ले गए, ब्रिटेन की साइड ले गए हैं और उसको कैदी बना के रखते हैं। उसके खाने में रोज जहर मिलाया जाता है। अगर सीधे सीधे खाने में जहर मिला दिया और हत्या कर दी या फांसी दे दी तो फ्रांस में फिर से ज्वाला की आग भड़केगी, यूरोप के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, उसके मित्र देशों के खिलाफ। इसलिए मारना तो है नेपोलियन को, पर सीधे नहीं मार सकते, इतिहासकार ऐसा बताते हैं। इसलिए उसके खाने में रोज क्या देते हैं, जहर देते हैं। और इस जहर की तकलीफ से ही लगभग एक आध साल बाद, शायद 1821 या ऐसा ही कोई सा सन है, कुछ सालों बाद इसके पेट के कैंसर से इसकी मौत हो गई। और इतिहासकार बताते हैं कि असली मौत का कारण क्या था, इसका जहर देना। इसके हार के कारण देख लेते हैं, फिर हम खत्म करते हैं। इसके हार के कारण कभी आ सकता है कि नेपोलियन के हार के कारण क्या क्या थे, तो ये आपके सामने है। महान योद्धा था, महान सेनापति था, अच्छा प्रशासक था, कोई कमी नहीं थी इन सब चीजों में, फिर भी हार गया। तो उसके कुछ कारण थे। समुद्री शक्ति नहीं थी। किसके इतनी नहीं थी, किसकी इतनी नहीं थी, तो फ्रांस के, इंग्लैंड की इतनी नहीं थी। मतलब जितनी इंग्लैंड के पास में समुद्री ताकत थी ना, उतनी इसके पास में नहीं थी जितनी होना चाहिए। इंग्लैंड पूरी दुनिया पे इसीलिए शासन कर पाया क्योंकि उसके पास में समुद्री ताकत थी। एक बार दो लोगों ने एक ही वचन बोले हैं, एक नेपोलियन, दूसरा भारत में टीपू सुल्तान। दोनों ने बोला है कि मैं इनको जमीन में हरा भी दूंगा, जमीन पे ब्रिटेन को, पर समुद्र में कैसे हराऊं। और यही इनके हार का कारण बनेंगे। एक और हार का कारण है संसाधन। ब्रिटेन के पास में लगातार संसाधन कहां से आ रहे हैं, भारत से आ रहे हैं। कच्चा माल आ रहा है, सेना आ रही है, भारत के लोग सैनिक बन बन के जा रहे हैं लड़ने के लिए ब्रिटेन की तरफ से। पर फ्रांस के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने इतने जगहों पे कब्जा ही नहीं कर रखा है कि वहां से आ सके संसाधन। स्पेन का फोड़ा, इससे पूछा नेपोलियन से कि तुम क्यों हारे, तो इसने बताया कि मेरे को स्पेन का फोड़ा खा गया। एक फोड़ा होता है जो धीरे धीरे घर करता जाता है और उसके कारण पूरे शरीर को खत्म कर देता है। वैसे ही स्पेन उसके लिए कैंसर जैसा था। यहाँ लगातार युद्ध होते रहे, स्पेन ने कभी हार नहीं मानी और वो फ्रांस के खिलाफ लड़ता रहा। रूस पे आक्रमण, मैंने आपको बताया कि कैसे रूस में इसकी सेनाएं फंस गई थी, ठंड में बाहर नहीं निकल पाई थी। आधे लोग कैसे मरे, फ्रीज होके मरे, ठंड से मरे। इंग्लैंड में इस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी और औद्योगिक क्रांति से क्या होता है, बड़ी मात्रा में आप हथियार बना सकते हो, औजार बना सकते हो, पैसे क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था भी नहीं चल पाई। तो आप लोगों को समझ में आया ये क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट का युद्ध। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। करें खत्म। हाँ 40 से ज्यादा, शायद 80 बता रहे हैं क्या, कितने नहीं, हाँ 2 हारा है ना। एक तो वाटरलू का युद्ध हारा है,